तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू टू कंट्रोलर, जिसमें एक पैरामीटर के थ्रू और एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा को हम लोग कलेक्ट करने का सीखे कि कैसे व्यू से डेटा भेजे, व्यू से डेटा को कंट्रोलर के अंदर कलेक्ट किया जाएगा या रिसीव किया। थर्ड फॉर्म जो है वो है फॉर्म कलेक्शन। ये भी एक तरीका है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म से जो डेटा आ रहा है उस डेटा को कंट्रोलर के अंदर रिसीव कर। फॉर्म कलेक्शन इज अनदर मेथड इन ASP.NET MVC यूज्ड टू रिसीव डेटा फ्रॉम डेटा इन द कंट्रोलर। इट वर्क सिमिलरली टू द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बट इट्स स्लाइटली मोर स्ट्रक्चर्ड। एक्चुअली रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जैसा ही है, लेकिन वहां पे क्या होता है, तुम्हारा रिक्वेस्ट के अंदर पहले वो फॉर्म नाम के प्रॉपर्टी के अंदर जाके स्टोर होता है, रिक्वेस्ट के अंदर फॉर्म के अंदर फिर जाके वो स्टोर होता है। तो वो थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अगर देखा जाए रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, साथ में तुम्हारा क्या रहता है, साथ में तुम्हारा फॉर्म का डेटा भी रहता है जो कि फॉर्म नाम के एट्रीब्यूट के अंदर होता है। फॉर्म कलेक्शन जो है ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें डेटा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है और इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ क्या रहता है, डेटा रहता है, एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। तो ये रिक्वेस्ट से ज्यादा अच्छा माना जाता है। हम पहले बोले थे कि रिक्वेस्ट बहुत ट्रेडिशनल चीज होती है। फॉर्म कलेक्शन इज अ कलेक्शन, जहां भी एक तरह का कलेक्शन है जो डिक्शनरी लाइक ऑब्जेक्ट है जिसमें की और वैल्यू रहेगा, डेट कंटेन ऑल फॉर्म वैल्यू सबमिटेड फ्रॉम द व्यू। तो रिक्वेस्ट का यूज ना करके आप किसका यूज कर सकते हैं, फॉर्म कलेक्शन का। दिस क्लास बिलोंग्स टू microsoft.ASP.NET Core.HTTP। और ये कौन से नेम स्पेस में मिलता है, microsoft.ASP.NET Core.HTTP। इसको करेंगे कैसे, तो करने के लिए हम लोग सेम पहले प्रोग्राम बना लेते हैं जो हम लोग अभी तक बनाए, सेम टू सेम। बस डेटा के लिए क्या करना होगा, यहां पे आपको आई फॉर्म कलेक्शन का एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास करना पड़ेगा। अब आई फॉर्म कलेक्शन, यहां पे तो फॉर्म कलेक्शन है, ये आई फॉर्म कलेक्शन क्या है, तो ये इंटरफेस है। इसी इंटरफेस को कौन इनहेरिट किया, फॉर्म कलेक्शन इनहेरिट किया। तो हम लोग ये बात पहले आप लोग जानते होंगे, कोई भी क्लास अगर किसी पर्टिकुलर इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो वो उस पर्टिकुलर इंटरफेस टाइप का हो जाता है। और अगर इंटरफेस का अगर आपके पास रेफरेंस टाइप वेरिएबल है तो उसके अंदर आपका जो उसका चाइल्ड क्लास होगा उसका ऑब्जेक्ट स्टोर हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आई फॉर्म कलेक्शन दे देंगे, वहां से आएगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। निकालेंगे कैसे, हम पहले बोले कि एक तरह से डिक्शनरी जैसा कलेक्शन होता है, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ दिए वो और उसके अंदर वो फील्ड का नाम देना होगा। चलो देख लेते हैं, पिछला जो प्रोग्राम हम लोग बनाए हैं सेम प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे, बस इस बार फॉर्म के नाम से बना देंगे, कलेक्शन के नाम से। क्रिएट न्यू, नेक्स्ट, पास फॉर्म कलेक्शन, नेक्स्ट, क्रिएट। हम कोड को कॉपी करके रखें, पिछला कोड ही, तो जो तुम्हारा व्यू होगा कौन सा, जहां पे फॉर्म बनेगा वो ये कोड होगा जो पिछला बार बनाए थे, बस उसी को थोड़ा बहुत चेंजेस कर देंगे हम लोग। व्यू के अंदर जाते हैं, इंडेक्स व्यू के अंदर होम का जो कोड है उसको हटाए, इसको डाल दिए। सब कुछ देखो सेम है। अब उसमें तुम्हारे कहने पे पिछले बार हम लोग इसको ले लिए थे डिजेबिलिटी वगैरह, फिलहाल उसको हटा देते हैं, हिंदी होता अननेसेसरी। तो यहाँ पे देखो वही सेम प्रोग्राम जो हम लोग पीछे यूज किए हुए हैं, पीछे प्रोग्राम में यूज किए थे, सेम कोड दिए हैं। यहाँ पे एक फॉर्म बन रहा है जिसके अंदर नेम है, जो नेम के नाम से है, फादर नेम के लिए एफ नेम से नाम से है, जेंडर के नाम से है, और डेट ऑफ बर्थ DOB के नाम। बाकी एक क्या है, बटन है, इसको सबमिट करेंगे, एक इसको कॉल करेगा होम के शो डेटा को। मतलब होम के अंदर एक शो डेटा नाम से आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा। होम के अंदर चले गए, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और शो डेटा। लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट लेगा, आई फॉर्म कलेक्शन। तो कोई भी फॉर्म या कलेक्शन कुछ भी ले सकते हैं। और यहां पे अब आपको डेटा निकालना होगा, और निकाल के कहां भेजना होगा, व्यू बैक के थ्रू या व्यू डेटा के थ्रू आप भेज सकते हैं। तो जनरली हम लोग किसके थ्रू भेजे थे, व्यू बैक के थ्रू भेजे। तो सेम काम करते हैं यहां पे भी, व्यू बैक डॉट नेम क्या दिए हैं, नेम इक्वल्स टू फॉर्म। फॉर्म के अंदर यहां पे क्या देना होगा, फॉर्म के अंदर देना होगा जो यहां फील्ड नेम है, क्योंकि इसी यही तुम्हारा की बनेगा उसके अंदर। तो नेम नहीं, यहां पे आपको जो नेम है वो देना होगा। जो नेम है नेम के बेसिस पे ही जाता, आईडी अलग चीज हो गया, वो आईडी के बेस पे नहीं। तुम भले यहां पे तुम ऐसा फॉर्म बनाते समय यहां पे ऐसे दे सकते हो, आईडी इक्वल्स टू नेम,
लेकिन जनरली फील्ड का जो नेम होता है उसी के हिसाब से जाता है। जैसे यहाँ पे फिर अगला एफ नेम के नेम से। वैसे ट्राई नहीं किया, लेकिन हमको नहीं लगता कि होना चाहिए। नहीं तो नेम यहाँ पे जो हम लोग दे रहे हैं ना वो फील्ड का नेम, जैसे इसमें भी याद होगा तुमको पैरामीटर वाला भी जो बताए थे, या फिर इसके पहले जो हम लोग रिक्वेस्ट वाला भी बताए, तो वहाँ पे तुम लोग इसी का यूज़ किए। अगर कंफ्यूजन होगा तो हम देख लेते हैं। हम अभी कभी ट्राई नहीं किए, लेकिन हमको नहीं लगता कि होना चाहिए। ये मेरा कॉन्सियस बोल रहा है, लेकिन ट्राई कर सकता है, ऐसा कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि मेरा वहाँ पे कॉन्सियस गलत बोल रहा हो। अब तुम सोच रहे हो तो मतलब हम कभी ट्राई नहीं किए हैं, लेकिन हमको लग रहा है। एक बार देखो, कंफ्यूजन है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, करके देख लो। हाँ करके देख लो, अभी हम लोग करके देख लेंगे। कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। मेरा यही है कि ठीक है, हो सकता है हम गलत हो। ऐसा थोड़ी है कि हम कोई बहुत बड़ा पंडित है जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त है। हाँ तो अच्छा बात नहीं, ये अच्छा चीज़ है ना कि तुम डिस्कस कर रहे हो। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान है, कोई भी टीचर है, टीचर कोई कहीं से ऐसा तो नहीं होता कि उसको कहीं से कुछ अलग से कोई शक्ति होता है, कहीं से कोई एक्स्ट्रा पावर होता है। होता क्या है कि हम लोग पढ़ाते हैं, अब पढ़ाते समय स्टूडेंट का क्वेश्चन से ही हम लोग सीखते हैं। जो भी चीज़ हमको नहीं पता हमको पता चल जाता है। अब मान लो तुम एक क्वेश्चन पूछ दिया अभी हमसे, तो हम कभी ट्राई नहीं किए। इसलिए नहीं ट्राई किए कि या तो मेरे दिमाग में वो नहीं आया, हमसे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं किया। तुम क्वेश्चन किए, मेरे दिमाग में आया, अब हम ट्राई करेंगे, करके देखते हैं। ट्राई करके देख लेंगे, हो सकता है मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये हो गया हमारा, यहाँ पे व्यू बैग में डाल के भेजे। बाकी इसका व्यू ऐड करेंगे, राइट क्लिक, ऐड व्यू। सो डेटा डॉट सी एस एस टी एम एल, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वो मेरा कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, डेटा को प्रिंट करने वाला। व्यू बैग से निकाल के प्रिंट, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। व्यू बैग से निकाल के देख लेते हैं। हाँ, इसमें ये नहीं आ रहा है, एक फील्ड नहीं आ रहा है, डी। ट्राई करके देखते हैं डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर हम नेम हटा के आईडी देके उसको ट्राई करके देखते हैं। अभी तो डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे भी डेटा आ रहा है। पैरामीटर में भी वही डेटा आ रहा था, रिक्वेस्ट में भी वही डेटा आ रहा था। काम करने का तरीका अलग अलग है, सब में डेटा पास हो रहा है। अब जो हाँ, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नेम की जगह पे आईडी दे देते हैं। एक ही चेंज करके देखते हैं, अगर इसमें आ जाएगा तो बाकी में भी आ जाएगा। नहीं आया। हाँ, आईडी का फंक्शनैलिटी अलग है। आईडी जनरली यूज होता है वो सीएसएस वगैरह के अंदर। जनरल जो डेटा वगैरह पास होता है वो नेम से ही जाता है। मैं बोले कि मेरा कॉन्सियस बोल रहा है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमसे एक होस्ट ट्राई करने में क्या जा रहा है, 1 सेकेंड लगा, एक कंफ्यूजन क्लियर हो गया। ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ डेटा पासिंग फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर हुआ। ये सब तब यूज करते हैं जब आपका ऐसा कोई डेटा आ रहा है जिसको मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। बट बहुत समय ऐसा डेटा होता है जो आप चाहते हैं कि फॉर्म से भेजे और डायरेक्टली मॉडल के अंदर चला जाए, मॉडल के अंदर स्टोर हो जाए। जैसे मान लो कि तुमको डेटाबेस ऑपरेशन करना, तो फॉर्म से कोई डेटा रिसीव कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि रिसीव करेंगे, फिर मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसमें ट्रांसफर करेंगे। उससे अच्छा है कि वहां से डायरेक्टली क्या आ जाए, फॉर्म में ही मेरा फॉर्म से डेटा आए और डायरेक्टली आके कहाँ स्टोर हो जाए, डायरेक्टली आके स्टोर हो जाए मेरा मॉडल के अंदर। तो अगला जो है, हम मॉडल में भी डेटा डाल के भेज सकते हैं व्यू टू कंट्रोलर, जिसको बोलते हैं स्ट्रांगली बाइंडिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, या मॉडल बाइंडिंग एक कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रांगली बाइंडिंग या मॉडल बाइंडिंग इज द मोस्ट रिकमेंडेड एंड मॉडर्न अप्रोच। आज के में अगर सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है या सबसे मॉडर्न अप्रोच है तो वो कौन सा है, स्ट्रांगली बाइंडिंग या फिर मॉडल बाइंडिंग बोलते हैं। इसमें आप डेटा व्यू से कंट्रोलर को भेज सकते। इट मीन्स वहां पे होगा क्या कि जो तुम्हारा फील्ड होगा वो डायरेक्टली तुम्हारा मॉडल के प्रॉपर्टी के साथ बाइंडेड होगा, और आप उस फील्ड में डेटा डालेंगे तो वो डेटा क्या होगा, अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होकर वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होगा किसको, कंट्रोलर को। तो यहां पे देखो, इट मींस बाइंडिंग फॉर्म डेटा डायरेक्टली टू द मॉडल। फॉर्म का जो डेटा है उसको डायरेक्टली मॉडल के साथ बाइंड कर दिया जाएगा। इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग वैल्यू मैन्युअली, अलग अलग वैल्यू लेने से अच्छा है कि हम मॉडल का ऑब्जेक्ट
फिर क्या करेंगे, उसको डालेंगे और मॉडल के ऑब्जेक्ट के अंदर डाल के और डायरेक्टली वहां से भेजेंगे और यहाँ सीधे मॉडल के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि उस मॉडल को डायरेक्टली हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, तो डेटा भेजने के लिए कहीं पे, या फिर उसको अगर डेटाबेस ऑपरेशन में यूज करना, कहीं पर तुमको डेटाबेस में इंसर्ट करना, तो डायरेक्टली वही ऑब्जेक्ट को यूज करना। प्लस अगर आप इससे डेटा मॉडल से लेते हैं तो वैलिडेशन वगैरह करना बहुत इजी हो जाता है। फ्यूचर में जाकर अगर तुम वैलिडेशन वगैरह करना चाहते हो तो तुमको किसी भी तरह का जावा स्क्रिप्ट का या मैनुअल वैलिडेशन या जावा स्क्रिप्ट का वैलिडेशन या एचटीएमएल वैलिडेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम डायरेक्टली मॉडल के अंदर वैलिडेशन एट्रीब्यूट बता दोगे और यहां पे फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिक वैलिडेट हो जाएगा। बोलो दोनों में होगा, हाँ दोनों में होगा। तो वहां पे तुम लोग किए थे ना, वहां पे तुम लोग किए थे, कंट्रोलर से व्यू में भेजे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, और अभी इस प्रोग्राम में भी होगा तुम्हारा कंट्रोलर से व्यू। पहले हम लोग क्या करेंगे कि व्यू से लेंगे कंट्रोलर में, और कंट्रोलर से डाल के भेज देंगे किसको, मॉडल से भी भेज सकते हैं या व्यू बैग में भी डाल के भेज सकते हैं। तो चलो करके देखते हैं पहले इसको। ये सबसे ज्यादा मॉडर्न अप्रोच है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला अप्रोच है उस केस में जब आपका मॉडल यूज हो रहा है डेटा को स्टोर करने के लिए। मतलब मॉडल बना हुआ है तो मॉडल में ही डायरेक्ट ले लेंगे, अलग से करने का जरूरत नहीं। इसमें मॉडल बाइंडिंग का मतलब हो गया कि तुम्हारा जो फॉर्म होगा, फॉर्म का फील्ड्स डायरेक्टली तुम्हारा अटैच्ड होगा टू द फील्ड ऑफ मॉडल, जो मॉडल का प्रॉपर्टी। तो होगा क्या कि तुम काम डेटा डालोगे किसके अंदर, डेटा डालोगे कंट्रोल के अंदर, लेकिन वो कंट्रोल लिंक रहेगा पर्टिकुलर किसी मॉडल के फील्ड के साथ में या प्रॉपर्टी के साथ में। तुम डेटा डालोगे किसके अंदर, फील्ड के अंदर, और वो डेटा स्टोर कहां पे होगा, मॉडल के प्रॉपर्टी के अंदर। तो अभी अगर तुम चाहो कि मॉडल के अंदर डेटा रख के तुमको डेटाबेस के अंदर भेजना, देखो पिछला प्रोग्राम हम बता रहे हैं, एक चीज देख लो, ये पहले हम तुमको समझा देते हैं कि अगर मान लो कि तुम मॉडल बाइंडिंग यूज नहीं करते हो, अब फिर भी तुमको डेटाबेस ऑपरेशन करना है, तो कैसे करना होगा। तो पुराना अभी हम लोग प्रोजेक्ट था उसके हिसाब से बता, थोड़ा सा देख लो। जैसे फॉर्म कलेक्शन से ही तुम डेटा एक्सेप्ट कर रहे हो, कहा गया कंट्रोलर, हाँ फॉर्म कलेक्शन से हम डेटा एक्सेप्ट किए और हमको उसको मॉडल में डाल के डेटाबेस में भेजना है। तो पहले तुम क्या करोगे, पहले तुम फॉर्म से डेटा या तो फॉर्म कलेक्शन में लोगे, या रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में लोगे, या पैरामीटर में लोगे। उसके बाद तुमको यहाँ पे एक मॉडल बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मॉडल तो बनाना ही पड़ेगा तुमको, मान लो यहाँ से जो डेटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मॉडल बनाना होगा। तो यहाँ पे तुम क्लास बनाओगे, क्लास का नाम मान लो यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट का डेटा, स्टूडेंट डॉट सी एस, इसके अंदर प्रॉपर्टी बनाओगे। तो तुम्हारा डेटा क्या कह रहा है, नेम आ रहा है, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग एफ नेम, पब्लिक स्ट्रिंग जेंडर, पब्लिक स्ट्रिंग जो भी, तो स्ट्रिंग ही रखते फिलहाल। तो यहाँ ये आ गया। अब यहाँ पे सपोज तुमको ये डेटा को सपोज मॉडल में डाल के भेजना है, या डेटाबेस में भेजना है, या व्यू को भेजना है। फिर तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट का एस टी इक्वल्स टू न्यू मॉडल। उसके बाद तुमको यहाँ पे डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा, नेम इक्वल्स टू, फिर फॉर्म का यहाँ पे क्या था, नेम। तो पहले तुम अलग से लाओ, ठीक है, ला के कहीं पे एक अलग से ये ऑब्जेक्ट बना, पहले तो मेमोरी का भी वेस्टेज कि एक ऑब्जेक्ट ये बना, फिर उसमें आया, फिर उसमें से तुम उसको क्या कर रहे हो, फिर फाइनली तुम मॉडल के अंदर उसको क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। ये डबल काम भी तुमको पड़ रहा है, प्लस मेमोरी का भी वेस्टेज है, ये दो दो ऑब्जेक्ट तुम्हारा बन रहा है। हाँ तो तुमको एक्चुअली मतलब डेटाबेस में डालना है या कहीं पे पास करना है। मान लो तुमको, ठीक है, तुमको वहां से डेटा आ रहा है लेकिन तुमको व्यू को भेजना मॉडल में डाल के, तो फिर तुमको मॉडल में डेटा को ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। मॉडल में डेटा हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो डबल काम बढ़ा ना। तो पहले तुम डेटा रिसीव करो, फिर उसका मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर मॉडल का ऑब्जेक्ट बना के उसमें उसको ट्रांसफर करो, तब जाके तुम काम करो। एक तो तुम्हारा प्रोग्राम का भी काम बढ़ा, तुम्हारा भी काम बढ़ा, और दूसरा क्या हुआ,
परफॉर्मेंस का भी इशू होगा क्योंकि मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट ये बनेगा यहाँ पे और फिर एक ऑब्जेक्ट ये बनेगा, डबल ऑब्जेक्ट बना, तब तुम इसको व्यू में पास करोगे ऐसे या फिर डेटाबेस में भेजो, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए बाइंडिंग में क्या होता है कि बाइंडिंग का मतलब होता है कि तुम्हारा जो फॉर्म का कंट्रोल है, वो फॉर्म का कंट्रोल डायरेक्टली लिंक रहेगा किसके साथ में। तो जैसे मान लो कभी हम दिखाएंगे तुमको कि जब हम लोग फॉर्म व्यू को खोलेंगे तो व्यू को खोलते समय हम एक ऑब्जेक्ट भेज देंगे उसको, ठीक है भाई, एक मेरा मॉडल का ऑब्जेक्ट है, तुम ले लो व्यू। व्यू क्या करेगा, जितना भी फील्ड होगा उसके साथ पहले ही से लिंक करके रखेगा प्रॉपर्टी में। अब तुम काम कर रहे हो कंट्रोल में, अब डेटा स्टोर हो रहा है कहां पे, प्रॉपर्टी में। और जब फॉर्म को सबमिट करेंगे तो जो वो मॉडल का ऑब्जेक्ट रिसीव किया था जिसमें वो कंट्रोल के थ्रू डेटा डाल चुका, उसी को वापस भेज देगा। तो बहुत एफिशिएंटली काम होता है। तो अगर काम को एफिशिएंटली करना है, हाँ 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 हाँ, अभी दिखा रहे हैं, अभी आ जाएगा वो, 2 मिनट रुक जाओ। अभी मैं अगला प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसी में ये सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए। हटा देते हैं क्योंकि हमको कोई पुश करना है गिट में। हम लोग नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट का क्या था, पास फॉर्म कलेक्शन। यहाँ देते, इसका नाम देते पास मॉडल। तो मॉडल के थ्रू पास करने के लिए सबसे पहले भैया मॉडल होना चाहिए। मॉडल के अंदर राइट क्लिक, ऐड क्लास, स्टूडेंट डॉट सी एस। जो जो डेटा आप पास करना चाहते हैं, ले आना चाहते हैं, तो यहाँ बना लीजिए पब्लिक नेम। आसान इसीलिए क्योंकि ये एफिशिएंट है। एफ नेम सब कुछ वही रखते हैं हम, पब्लिक जेंडर। और हाँ, इसमें एक और मजेदार चीज क्या है कि डेटा तुम्हारा अलग अलग डेटा टाइप में ट्रांसफर हो सकता है। वहां ये मेजर डिफरेंस है। बाकी जो फॉर्म कलेक्शन है या पैरामीटर्स में डेटा हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा जाएगा तीनों में। इसमें क्या है कि अगर तुम हम यहाँ पे डेटा टाइप दे देते हैं पब्लिक डेट टाइम, तो जो डेटा आएगा जाएगा वो डेट टाइम में ही जाएगा। कहीं अगर आईएनटी रहेगा तो आईएनटी में ही आएगा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। नहीं, बाकी सब हाँ, बाकी सब वीकली टाइप्ड होता है। वीकली टाइप मतलब है कि स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा जाएगा। बाद में तुम उसको, अगर मान लो वहां से डेटा तुम्हारा नंबर भी आ रहा है, उसके साथ कैलकुलेशन करना, तो पहले इंटीजर में टाइप कास्ट करो, ठीक है। डेट आ रहा तो डेट में टाइप कास्ट करो, वो आएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में ही। हाँ, कौन सा, हाँ 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 हाँ, व्यू बैग, व्यू डेटा तुम्हारा वीकली टाइप्ड है। व्यू बैग तो तुम्हारा स्ट्रांगली टाइप हो, मतलब वो स्ट्रांगली टाइप नहीं बोलते, उसमें तुम्हारा डेटा टाइप वो मेंशन रहता है। तो इसमें तुम्हारा ये होगा कि जिस जैसा डेटा टाइप में चाहो वैसा डेटा टाइप में आएगा। तो अगर तुमको डेटा जैसा यूजर डाल रहा है वैसे ही चाहिए, उसी फॉर्म में चाहिए, तो उस समय तुमको इसका यूज करना पड़ेगा। चलो, तो ये स्टूडेंट हो गया हमारा। अब हम लोग को क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है। तो होम में अब क्या होगा कि जब इंडेक्स देखो, अब ये क्या करेगा, इंडेक्स अपना फॉर्म दिखाएगा। तो फॉर्म तभी दिखाएगा, स्ट्रांगली टाइप तभी हो सकता है जब हम लोग उसको कोई ऑब्जेक्ट भेजे। भले ब्लैंक ही ऑब्जेक्ट भेजेंगे क्योंकि यहां से तो हम लोग कोई डेटा भेजना नहीं है, हमको डेटा रिसीव करना है। लेकिन जब तक हम लोग वहां पे फॉर्म के अंदर, या ऐसा हम लोग वहां डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये यहां से भेजने का भी जरूरत नहीं है, तो भेजने का जरूरत नहीं। अब अगर चाहते हो स्ट्रांगली टाइप फॉर्म बनाना, तो स्ट्रांगली टाइप फॉर्म बनाने के लिए आपको वो व्यू खोलना पड़ेगा। चलो हम लोग व्यू में चलते हैं, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एट द रेट मॉडल, और यहां क्या दे देंगे, स्टूडेंट। मतलब जैसे ही ये व्यू खुलेगा या रेंडर होना शुरू होगा, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये काम क्या करता है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है। अब अगर वहां से कोई ऑब्जेक्ट भेजे हो तो वो इसको स्टोर कर लेता है, नहीं भेजे तो ये नया बना लेता है। बात समझ में आया, हर केस में ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर कभी कभी होता है कि यहां से हम, याद होगा जो पिछला प्रोग्राम बनाए थे हम लोग, पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, तो यहां से स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाए थे, उसमें डेटा डाले थे और यहां भेज दिए थे। तो इसका काम क्या है, ऑब्जेक्ट बनाना, और अगर वहां से आया है तो उसको स्टोर कर लेना, और नहीं आया है ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट यहां बना लेगा। तो हम तो यहां से भेजे नहीं अभी कुछ भी, यहां से भेजे हैं नहीं भेज, बताएंगे अभी, थोड़ा सा रुको। आप भेजेंगे ये, तुमको पिछला हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर ध्यान से देखोगे, हम दिखा दे रहे तुमको।
हाँ तो हम दिखा दे रहे तुमको, क्लियर हो जाएगा कि अभी हम भेजने के लिए अभी भी हम भेजेंगे तुमको, लेकिन एक बार उसको देख लो। हम लोग प्रोजेक्ट बनाए हुए थे नेम से ऑनलाइन एसवीएच पास डेटा ऑनलाइन स्ट्रांगली टाइप, हाँ स्ट्रांगली टाइप मॉडल डेमो में अगर ध्यान से देखो कंट्रोलर में जाओगे, देखो तो हम लोग पहले एक प्रोडक्ट का भेजे थे, बाद में लिस्ट भेजे थे। तो यहाँ पे तुमको प्रोडक्ट में डेटा डाल के यहाँ से प्रोडक्ट को भेजना पड़ेगा। अभी इसमें भी बता देंगे, इसमें भी हम बता देंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, पहले ब्लैंक देखने दो तो बताते हैं। अब यहाँ पे जब फॉर्म वगैरह बनेगा तो कैसे बनेगा, तो हम यहाँ फिर से डिजाइन कर देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं H1 क्लास इक्वल्स टू T2 पीजी सेकेंडरी टेक्स्ट वाइट, और यहाँ देते हैं रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन उसके बाद डी क्लास इक्वल्स टू कंटेनर क्लास इक्वल्स टू रो क्लास इक्वल्स टू कॉलम LG बड़ा रहेगा तो इसको हम लोग यूज करते हैं 6 कर देते हैं, या 4 भी कर सकते हैं, इस 4 छोटा हो जाएगा 6, हाफ स्क्रीन। और अगर छोटा स्क्रीन रहेगा तो पूरा ले लेगा 12। LG से नीचे MD में, या MD मतलब मीडियम डिवाइस टैब, या फिर छोटा SMS मोबाइल डिवाइस में, वो पूरा कॉलम ले लेगा 12 का 12। अब इसके अंदर आपको फॉर्म बनाना है, तो बनाते फॉर्म क्या, हाँ तो इसका ब्रेक पॉइंट होता है, बात समझो। अगर तुम LG में 6 दिए हो तो LG और LG के ऊपर LG एक्सेल और डबल एक्सेल में 6 रहेगा, और LG के नीचे जो ब्रेक पॉइंट आता है उसमें 12 हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जब भी कोई भी एक ब्रेक पॉइंट देते हो, जैसे यहां पर हम एक ब्रेक पॉइंट दिए, इसके ऊपर वाला में यही, इसमें और इसके ऊपर का इससे बड़ा वाला जितना भी ब्रेक पॉइंट होगा उसमें यही अप्लाई होगा, और इससे जैसे ही छोटा होगा तो MD हो जाएगा, SM हो जाएगा, या XS हो जाएगा, तो उसमें 12 हो जाएगा अपने आप। तो क्या दियो बोलो, हाँ तो LG वालों को तुम दे दिया कॉलम SM 12, ये बोल रहे हो ना तुम। हाँ तो तुम्हारा, तो इसमें क्या होगा कि कॉलम LG में 6 है, 6 से पहले क्या आता है MD, तो MD अपने आप 12 हो जाएगा। जो तुम दिए हो उसके पहले जितना भी होगा, चाहे तुम दिए हो चाहे नहीं दिए हो, 12 हो जाएगा। हाँ अगर ऐसा है कि तुम अगर यहां पे दिए हो 6 या यहां दे दिए 8, तो अब क्या होगा, LG में 6 होगा और SM में 8 है, तो फिर इससे बड़ा जो MD होगा उसमें भी 8 होगा, क्योंकि इसमें तो 6 है, तो 6 से छोटा और 8, ये तुम्हारा MD में भी फिर 8 हो जाएगा। जो भी हम लोग देते हैं, जैसे SM 8 दिए हैं तो SM और SM के ऊपर 8 रहेगा, लेकिन कहां तक 8 रहेगा, LG तक, LG के बाद फिर क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। हाँ तो ये बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट है, कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। पोस्ट एक्शन इक्वल्स टू होम स्लैश शो डेटा, सब कुछ वैसे ही रखते हैं। बाय डिफॉल्ट गेट होता है, पोस्ट नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट मेथड गेट होता है। उसके बाद div क्लास इक्वल्स टू MD2 नहीं MB2, अभी लिखेंगे ना, कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। तुम जो ये बेसिक तरीका हो गया, तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ASP एक्शन, यहाँ पे क्या दे सकते हो, शो डेटा, और ASP कंट्रोलर, तो यहाँ पे तुम दे सकते हो होम, ऐसे भी लिख सकते हो। तो सब लिखने का तरीका है, ये सही तरीका है। अभी हम लोग बेसिक है, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है
इसलिए हम ऐसे शॉर्टकट में बता रहे हैं जो नॉर्मल एचटीएमएल में चलता है। अब यहां पे तुमको क्या बनाना है, लेबल। लेबल अब जब भी स्ट्रांगली टाइप बनाना होता है तो यहां पे ASP4 देना पड़ता है, ASP4। और वहां पे हम लोग नाम क्या दिए हैं, नाम दिए थे इसके अंदर, स्टूडेंट के अंदर क्या है, नेम। ASP4 क्या हो जाएगा, नेम। इससे फायदा क्या है कि तुमको यहां पे वैल्यू देने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली काम हो जाएगा। हाँ, टैग हेल्पर नहीं है ये। तुम ASP4 नेम दे दिए तो जो नेम प्रॉपर्टी है, यहां पे प्रॉपर्टी का नाम क्या है, नेम है, तो उसका लेबल नेम के नेम से ही बन जाएगा ऑटोमेटिक। जो भी प्रॉपर्टी का नाम है उसी नाम से लेबल बन जाएगा। टाइप इक्वल टू टेक्स्ट SP4, ये हो जाएगा नेम। अब यहां पे देखो बता ही दिया कि ये जो इनपुट बॉक्स है वो किसके लिए, नेम के लिए है। तो इस इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू डाला जाएगा वो ये जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना है उसके कौन सा प्रॉपर्टी में जाके स्टोर हो जाएगा, नेम प्रॉपर्टी में स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये पहला बना। दूसरा एफ नेम और एफ नेम। तीसरा तुमको जेंडर है तो जेंडर में हम क्या बनाना चाहते हैं, जेंडर में यहां ASP4 जेंडर हो जाएगा, लेकिन जेंडर में हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, कॉम्बो बॉक्स बनाना चाहते हैं। ड्रॉप डाउन यहां पे जाएंगे, सेलेक्ट, तो भी ASP4 कर देंगे क्या, जेंडर। यहां पे नेम वेम देने का जरूरत नहीं है। और क्लास इक्वल्स टू फॉर्म सेलेक्ट। और यहां ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू मेल, मेल दे दिए। मेल अदर, और एक फील्ड चाहिए तुमको डेट ऑफ बर्थ के लिए। यहां पे जब आप स्ट्रांगली बाइंडिंग करते हैं ये ASP4 और यहां पे जो मॉडल का प्रॉपर्टी है वो नेम देना पड़ता है। यहां पे आ जाएगा तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, DOB, हो जाएगा DOB। और यहां टाइप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइप इक्वल्स टू हो जाएगा डेट। उसके बाद एक बटन बनाना है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू क्लास इक्वल्स टू BTN। ये देखो फॉर्म बन के तैयार हो गया जो कि स्ट्रांगली बाइंडेड है इसके साथ, स्टूडेंट मॉडल के साथ में। और ये ध्यान रखना कि एक फॉर्म एक ही मॉडल के साथ बाइंड हो सकता है, मल्टीपल मॉडल के साथ बाइंड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हम लोग यहां पे एक ही मॉडल का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं यूजिंग @model डायरेक्टिव। यहां पे याद रखना कि @model क्या है, ये डायरेक्टिव है। ये क्या है, डायरेक्टिव बोलते हैं इसको। अब यहां से जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे तो कभी भी अगर ऐसा फॉर्म को सबमिट करते हैं जो स्ट्रांगली बाइंडेड होता है तो उसका डेटा को रिसीव करने के लिए आपको उसी मॉडल का ऑब्जेक्ट एक्शन मेथड के अंदर पास करना पड़ता है। तो एक्शन मेथड कौन है, शो डेटा। चलिए आते हैं यहां पे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और शो डेटा। और यहां पे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। जनरली हम लोग नाम यहां मॉडल रखते हैं, लेकिन तुम चाहो तो स्टूडेंट का स्टूडेंट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली लोग क्या करता है, मॉडल रखता है। अब यहां पे हमको क्या करना, मॉडल में डेटा आ गया। अब या तो तुम उसको व्यू बैग में डाल के भेजो, या तो तुम व्यू बैग में डाल के भेज सकते हो, और नहीं तो हम मॉडल में रिसीव किए तो फिर व्यू बैग में ट्रांसफर क्यों करे एक्स्ट्रा काम, जब मेरा मॉडल के थ्रू जा ही सकता है व्यू को। ये तो मॉडल के थ्रू जा ही सकता है, तो हम लोग यहां सीधा क्या करेंगे, रिटर्न व्यू, और यहां से क्या पास कर देंगे, उसी मॉडल को जो आया उसी को फॉरवर्ड कर दिया, भैया ले जाओ व्यू। अब व्यू फिर क्या करेगा, देखो हम लोग फॉर्म से डेटा भेजे मॉडल के थ्रू इसको, और ये मॉडल भेज दिया वापस व्यू को, तो व्यू फिर से इसी मॉडल को रिसीव करेगा और रिसीव करके उसका डेटा को दिखाएगा। तो तुम जो बोल रहे थे
कि कैसे रिसीव करता, तो देखो कैसे रिसीव करता भी यहां समझ में आ जाएगा। अब इसका व्यू ऐड करेंगे, राइट क्लिक, ऐड व्यू, शो डेटा डॉट CSS, और यहां वो रिसीव करेगा। देखो @मॉडल किसका ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा, स्टूडेंट का। बाकी हम लोग उसको डेटा को दिखाने के लिए डिजाइनिंग जो मेरा पहले वाला था उसी को उठा लेते हैं। बस यहां पे क्या करना पड़ेगा, जहां पे @व्यू बैग है उसके जगह क्या देना पड़ता है, मॉडल डॉट, और यहां पे जो प्रॉपर्टी का नाम है, फिर मॉडल डॉट fname, मॉडल डॉट जेंडर, मॉडल डॉट DOB, DOB डॉट कैपिटल में, DIS तो है ही नहीं। तो काम देखो वही हो रहा है, काम सब में वही हो रहा है, बस तरीका चेंज हो जा रहा है। डेटा आया। अब तुम बोल सकते हो कि अच्छा सर हम इसी फॉर्म को डेटा भेजते हैं, अभी तो हम लोग ठीक है वहां से रिसीव किए उसको भेजे, हम इसी को भेज दे ऑब्जेक्ट, तो अगर तुम ब्लैंक ऑब्जेक्ट भेजोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट का इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहां स्टूडेंट पास कर दो, तो वहां ब्लैंक भेजोगे तो कुछ नहीं जाएगा, वहां कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर यहां तुम डेटा डाल के भेज दोगे तो वहां पे जब फॉर्म खुलेगा तो उसके अंदर वो डेटा भी दिखेगा। देखो अगर तुम फॉर्म को ही क्या करो, जो स्ट्रांगली बाइंडेड फॉर्म है उसको ही अगर डेटा भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हमारा क्या है, DOB में हम लोग को न्यू डेट टाइम करके देना, क्योंकि वो डेट के फॉर्म में लेगा, डेटा टाइप डेट है। और अब हम इसको भेजेंगे। देखो क्या होगा, जब फॉर्म खुलेगा तो उसमें पहले से डेटा भरा हुआ रहेगा, फिल किया हुआ रहेगा। जब एडिट वाला फॉर्म बनाते हैं हम लोग तो जनरली देखो इसी तरह से आता है, आया। तो फॉर्म से हम डेटा रिसीव कर सकते हैं, तो फॉर्म में डेटा डाल भी सकते हैं मॉडल के थ्रू। अब बाद में तुम इसको अब यही सबमिट कर दो रजिस्टर पे, तो वही दिखेगा, और इसमें अगर तुम चेंजेस कर दो वहां चेंज होकर दिखेगा। तो आप उसको फॉर्म को भी डेटा भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप डेटा क्रिएट, अगर देखो ये इस तरह का तब होता है जब आप एडिट के लिए कोई फॉर्म बना रहे हैं, जब क्रिएट के लिए फॉर्म बना रहे हैं, डेटा कैप्चर करने के लिए फॉर्म बना रहे हैं, तो आप सिर्फ वहां पर ऑब्जेक्ट बना के उसको बाइंड कर दीजिए और उसी ऑब्जेक्ट में डेटा डाल के यहां पे भेज देगा। अब उसको या तो व्यू में दिखाइए या डेटाबेस में डालिए, जहां यूज करना आप यूज करें। जब डेटाबेस ऑपरेशन देखेंगे तो इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। ये हमारा 4 तरीका था जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को व्यू से कंट्रोलर में पास कर सकते हैं। तो अब हम लोग 1-2 टॉपिक और कंप्लीट किए जिसका आगे जाके बहुत यूज होगा जब वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। तो जो कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, कि डेटा कंट्रोलर डेटा को प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर करके व्यू को दिखाने के लिए भेजता है, या फिर व्यू डेटा रिसीव करता है और उस डेटा पे प्रोसेस करने के लिए वो कंट्रोलर को भेजता है। तो किस किस तरीका से हम लोग कर सकते हैं, ये सारा कुछ आज के चैप्टर में हम लोग कंप्लीट कर लिए। ये भी एक चैप्टर था, चैप्टर 7, जो हम लोग का एंड हो गया। इसके बाद हम लोग चैप्टर, क्योंकि अभी देखो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो अभी तक ज्यादा हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो कंट्रोलर और व्यू पे कर रहे हैं। तो व्यू बनाने के लिए अभी तक जो हम लोग यूज किए वो क्या यूज किए, HTML का टैग्स। लेकिन ASP.NET ये रिकमेंड करता है कि अगर आप फॉर्म वगैरह बना रहे हैं तो नॉर्मल अगर कोई पेज बना रहे हैं तो वहां पे HTML यूज करिए, ठीक है, जिसमें HTML एलिमेंट्स आपको मान लो पैराग्राफ बनाना है, इमेज डालना है, या कैरोसेल डालना है, मेनू बनाना है, वो सब के लिए तो तुमको HTML यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन जनरली अगर आप कोई ऐसा व्यू बना रहे हैं जो फॉर्म जनरेट कर रहा है तो वहां पे कोशिश करना चाहिए कि कम से कम HTML का यूज करें, क्योंकि HTML और उसके साथ C#,
तो दोनों को जब ज़्यादा मर्ज करते हैं तो वहाँ पे एरर होने का जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ जाता है। डिबगिंग में प्रॉब्लम होता है कि अगर कहीं पे एरर आ गया तो अब उसी में HTML का भी कोड है, उसी में C# का भी कोड है, तो उसको फिर डिबग करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है और कोड क्लीन नहीं दिखता है। तो कोड को क्लीन रखने के लिए ASP.NET आपको ये रिकमेंड करता है कि आप HTML का यूज कम से कम करें और C# का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। तो अब बात आता है कि अगर हमको फॉर्म बनाना है और फॉर्म में HTML का यूज नहीं करना है, तब क्या करेंगे? उसके लिए ASP.NET हमको क्या देता है? भाई ठीक है, तुम्हारा बात मान लिए हम कि हम कम से कम यूज करेंगे इसका HTML का, लेकिन अगर हमको फॉर्म बनाना है तो फॉर्म बनाने के लिए तुमको तो फॉर्म टैग चाहिए, हमको तो इनपुट टैग चाहिए, हमको सेलेक्ट टैग चाहिए, हमको बटन टैग चाहिए या बाकी टैग चाहिए। उसका कोई ऑल्टरनेटिव है क्या? तो भैया वो बोला हाँ है। क्या है? तो वो है हेल्पर क्लासेस या हेल्पर मेथड्स बोलते हैं। तो हेल्पर जो आपके काम में HTML कोड को जनरेट कराने में हेल्प करेगा, वो कोड रहेगा C# का, लेकिन कोड जनरेट करेगा हेल्प किसका? कोड जनरेट करेगा HTML का। तो चलो अगला जो टॉपिक है वो है HTML हेल्पर्स। तो चलो अगला हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, चैप्टर 8। आप लिखेंगे C# का कोड और वो जनरेट करेगा उसका HTML का कोड। आज 2 लोग एब्सेंट है, कौन कौन? यास तो है और एक 7 लोग कौन कौन है भाई बैच में? तो 7 है कि 6 है? 7 लोग हैं। और कौन है एब्सेंट? मेन वो क्या रहा ना कि अभी रिकॉर्डिंग मिल ही जाता है तो सोचता है लोग कि क्यों। संतोष है, वीरेंद्र है, वीरेंद्र भी है, सैकत भी है, रजनीकांत भी है, रियाज, विकास नहीं, आज विकास नहीं है, विकास और रियाज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर 8 जो है वो है हमारा HTML हेल्पर्स। HTML हेल्पर्स होता है क्या है? चलो देखते हैं। तो HTML हेल्पर्स इन ASP.NET Core MVC आर मेथड्स यूज्ड इन रेजर व्यू टू जनरेट HTML एलिमेंट डायनेमिकली। HTML हेल्पर क्या है? तो HTML हेल्पर एक तरह का मेथड्स होता है जो एक HTML नाम के क्लास के अंदर मिलता है। आपको एक बना बनाया यहां पे क्लास मिलता है HTML, और वो HTML क्लास के अंदर कुछ मेथड्स होता है जिसको हम लोग यूज कहां कर सकते हैं? कंट्रोलर के अंदर यूज नहीं कर सकते, मॉडल के अंदर यूज नहीं कर सकते, उसको सिर्फ और सिर्फ रेजर व्यू के अंदर यूज किया जा सकता है। और वो करता क्या है? तो वो डायनेमिकली HTML एलिमेंट जनरेट करता है। मतलब डायनेमिक का मतलब क्या होगा कि HTML का जो एलिमेंट रहेगा वो पहले से ही HTML का टैग जो रहेगा पहले से लिखा हुआ नहीं रहेगा। जब वो व्यू रेंडर होगा, जब वो व्यू प्रोसेस होगा, उस समय वो जब जरूरत पड़ेगा, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जब जरूरत पड़ेगा तब। जब वो व्यू रेंडर होगा, जब कोई व्यू को कॉल कराएगा, हाँ रन टाइम में जब व्यू को कोई कॉल कराएगा, जब कंट्रोलर से फॉरवर्ड होगा, व्यू रेंडर होना शुरू करेगा, उस समय वो क्या करेगा? उस टैग को जनरेट करके देगा। They provide a way to render standard HTML element programmatically। तो यहां क्या बोला गया कि प्रोग्रामेटिकली क्या कर सकते हैं हम लोग? यहां पे HTML टैग को रेंडर कर सकते हैं, मतलब प्रोग्राम के थ्रू HTML कोड जनरेट कर सकते हैं, which help reduce the amount of manual HTML code we have to write in our view। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपको HTML कोड कम लिखना पड़ता है, क्योंकि कोड तुम्हारा कौन जनरेट कर देगा? हेल्पर जनरेट कर देगा। तो आपका हेल्प करेगा, आपको HTML लिखना नहीं पड़ेगा, वो आपके बदला वो काम करेगा। HTML हेल्पर सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फॉर्म कंट्रोल। यहां क्लियर कर दिया कि HTML हेल्पर का ज्यादातर यूज किस लिए होता है? तो आप हर चीज के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। इसका यूज ज्यादातर होता है फॉर्म का कंट्रोल्स जनरेट करने में। जैसे आप इससे लेबल जनरेट करा सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करा सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेट करा सकते हैं, चेक बॉक्स जनरेट करा सकते हैं, रेडियो बटन जनरेट करा सकते हैं, एंड अदर HTML एलिमेंट स्पेशली व्हेन बाउंड टू द मॉडल। और ज्यादातर इसको कब यूज करते हैं? जब आपका कोई ऐसा फॉर्म बना रहे हैं जो स्ट्रिक्टली बाउंडेड है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली बाउंडेड फॉर्म जो होता है या मॉडल बाइंडिंग के साथ अगर आपको फॉर्म बनाना है तो आपको HTML एलिमेंट बनाना पड़ता है, फिर उसमें एडिशनल एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है ASP करके, तो उससे थोड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो ये एलिमेंट बनेगा, जो ये जनरेट करेगा, वो पहले से किसी न किसी मॉडल के साथ बाउंडेड रहेगा। कैसे बाउंडेड रहेगा बताएंगे। दे हेल्प कीप द रेजर व्यू क्लीनर बाय इनकैप्सुलेटिंग HTML मार्कअप।
तो बोला क्या कि इससे फायदा क्या है, इसको क्यों यूज करेंगे, तो ये आपके रेजर व्यू को क्लीन रखता है, क्योंकि HTML उसी में बीच में घुसा हुआ है सी शार्प, तो उससे अच्छा क्या है कि पूरा का पूरा व्यू में अधिकतर 90% या 95% सिर्फ क्या दिखेगा, सी शार्प दिखेगा, तो कोड क्लीन हो जाता है। By using HTML helper, developer can render HTML in strongly typed, ठीक है। तो इसमें दूसरा फायदा क्या है कि यहाँ पे HTML हेल्पर के साथ जब भी आप फॉर्म जनरेट करते हैं तो जनरली उस क्या रहता है, स्ट्रांगली टाइप्ड ही होता है और सी शार्प सेंट्रिक में होता है, और इसमें उसको बनाने के लिए HTML पर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, पूरा पूरा सी शार्प सेंट्रिक होता है। दिस अलाउ फॉर बेटर रीयूज एंड मोर रीडेबल कोड, जिससे कि आपका उसको आसानी से हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं, जितना बार चाहे उतना बार उस हेल्पर क्लास को अपने प्रोग्राम के अंदर, प्लस कोड जो आपका बनता है वो रीडेबल होता है, ज्यादा क्लियर दिखता है, ज्यादा क्लीन दिखता है। क्यों यूज करेंगे HTML हेल्पर, तो HTML हेल्पर इन ASP.NET Core MVC सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग HTML एलिमेंट ऑन द वेब पेज बाय बाइंडिंग डेटा टू देम। तो सिंपल सा बात है, ये हेल्पर क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है प्रोसेस ऑफ किसमें, तो HTML एलिमेंट बनाने में, जो कि पहले से किसी न किसी मॉडल का डेटा के साथ बाइंड रहेगा। यूजिंग HTML हेल्पर रिड्यूस द चांसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टाइपोस एंड और एरर व्हेन मैनुअली राइटिंग द HTML कोड। जब आप मैनुअली HTML राइटिंग कोड करते हैं तो कहीं डबल कोड छूट गया, कहीं पर टैग को क्लोज करना भूल गए, होता है ना कि स्टार्टिंग डिव लिख दिए, एंड डिव लिखना भूल गए, कहीं पे हम लोग अगर एम्प्टी टैग है तो वहां पे स्लैश देना भूल गए, कहीं पे कोई एट्रीब्यूट दिए डबल कोट्स लिखना भूल गए, तो उसमें एरर, टाइपो एरर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एडिशनली HTML हेल्पर फैसिलिटेट मॉडल बाइंडिंग, वैलिडेशन एंड इंटीग्रेशन विद द ASP.NET Core फीचर सच एज टैग हेल्पर, फॉर्म वैलिडेशन एंड डेटा एनोटेशन। तो बोला क्या कि इसके साथ अगर वो तो एक तो फायदा हो गया कि एरर वगैरह नहीं आएगा, दूसरा HTML क्या फैसिलिटेट करता है, मॉडल बाइंडिंग, आपका जैसे ही एलिमेंट बनेगा किसी न किसी मॉडल के साथ बाइंड रहेगा, वैलिडेशन वगैरह बहुत इजीली हो जाता है अगर मॉडल के अंदर वैलिडेशन बताया गया है, प्लस ASP.NET का जो और भी कोर फीचर्स होता है जैसे फॉर्म वैलिडेशन, डेटा एनोटेशन, वो भी यहाँ पे मिल जाता है। और कैसे मिलेगा दिखाएंगे, जैसे मान लो कि तुम्हारा HTML के अंदर तुम क्या करके रखे हो, लेवल बता के रखे हो, यहाँ लेवल जनरेट करोगे तो उसी के हिसाब से यहाँ लेवल जनरेट हो जाएगा, तो सब करेंगे अभी हम लोग आगे, अभी थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं। दे ऑल्सो प्रोमोट कोड रीयूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे एक बार आप हेल्पर अपना भी बना सकते हैं या बना हेल्पर है तो आप जितना बार चाहे उतना बार उसको रीयूज कर सकते हैं, आसानी से वो मेंटेन भी होता है क्योंकि कोड क्लीन रहता है, मेकिंग व्यू क्लीनर एंड इजियर टू मैनेज। तो ये सब बेसिक चीज है, कोड क्लीन रहेगा, आप रीयूज कर सकते हैं जितना बार चाहे उतना बार, आप अपना हेल्पर भी बना सकते हैं, तो बहुत सारा बेनिफिट है जो यहाँ पे मिलता है। अब आता है कि हेल्पर होता कितने तरह का है, तो जनरली हेल्पर्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, स्टैंडर्ड हेल्पर, स्ट्रांगली टाइप्ड हेल्पर और कस्टम हेल्पर। एक एक करके देखते हैं, स्टैंडर्ड हेल्पर किसको बोलते हैं, स्ट्रांगली टाइप्ड हेल्पर किसको बोलते हैं, और कस्टम हेल्पर किसको। तो पहला क्या है, स्टैंडर्ड हेल्पर। स्टैंडर्ड हेल्पर किसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड HTML हेल्पर आर यूज्ड टू रेंडर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ HTML कंट्रोल लाइक लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, लिस्ट बॉक्स, या फिर डिस्प्ले, एडिटर और एक्शन लिंक। ये सब चीज अलग अलग यहाँ पे क्या है, ये सब बनाने के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड HTML हेल्पर का यूज। HTML हेल्पर ऑलवेज स्टार्ट्स विथ @HTML। HTML हेल्पर जब भी स्टार्ट होगा तो हम बोले क्या कि एक क्लास होता है HTML और उसके पास फंक्शंस होता है, स्टैटिक फंक्शंस। तो HTML भी जो है वो स्टैटिक क्लास है, ठीक है, और इसके अंदर फंक्शन भी जो स्टैटिक है। तो इससे बेनिफिट क्या है कि जो स्टैटिक फंक्शन होता है डायरेक्टली क्लास नेम के साथ कॉल हो जाता है, लेकिन इसमें आगे @ लगाना पड़ेगा। देयर आर एन ऑब्जेक्ट ऑफ HTML हेल्पर क्लास। तो @HTML लिखने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे HTML क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसका फंक्शन कॉल हम लोग कॉल कर सकते हैं। सिंबल यूज टू एक्सेस द सर्वर साइड कोड। का मतलब होता है कि हम लोग आगे क्यों लगाते हैं, हम लोग पढ़े कि रेजर के अंदर कहीं भी अभी आपको C# का कोड, सर्वर साइड कोड लिखना होता है तो वहां पर हम लोग @ लगा देते हैं। द एक्सटेंशन मेथड ऑफ द HTML हेल्पर क्लास हैज सेवरल ओवरलोडेड मेथड। हाँ, इसमें एक और चीज है कि जैसे मान लो हम लेबल बना रहे हैं तो लेबल के लिए लेबल नाम का फंक्शन होगा @HTML.label, लेकिन जो लेबल है वो ओवरलोडेड होता है। ओवरलोडेड मतलब समझते हो, एक ही फंक्शन को अलग अलग पैरामीटर के साथ बनाया जाता है। अब ये तुम लोग उप्स के अंदर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है, जहां पे आप एक ही में नाम वही रहेगा लेकिन उसमें अलग अलग पैरामीटर डाल के हम उसका अलग अलग क्या कर सकते हैं, उसके काम को या उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट एज पर आवर रिक्वायरमेंट, हम जहां जैसा जरूरत होगा वैसा यूज कर सकते हैं। अब इसमें आता कौन कौन है, तो सबसे पहला आता है @begin फॉर्म। बिगिन फॉर्म का काम क्या है, ये फॉर्म टैग जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, फॉर्म टैग। दिस हेल्पर क्रिएट द ओपनिंग फॉर्म टैग, इट्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड विद द यूजिंग ब्लॉक। और अगर हम इसको यूजिंग ब्लॉक के साथ हम लोग यूज करते हैं तो इसके साथ क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बन जाता है, ठीक है। अगर हम सिर्फ @HTML begin फॉर्म लिखेंगे तो सिर्फ ओपनिंग टैग बनेगा,
लेकिन अगर तुम यूजिंग के साथ यूज करोगे तो उसके साथ क्या होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बन जाएगा। और ये जो ब्रैकेट है यही बताएगा कि कहां से फॉर्म शुरू हो रहा है और कहां पे फॉर्म खत्म हो रहा है। तो चलो हम एक साथ ही साथ इसको बनाते भी जाते हैं, कैसे होगा। हम लोग चलते हैं व्यू के अंदर, सीधा इंडेक्स में ही फॉर्म बना देते हैं। पहले तो जो अपना कहानी है, और कहानी नहीं करना चाहते आप, उसको सजाना नहीं चाहते तो सीधा डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन आदत से मजबूर हैं, हमको थोड़ा सा कोई भी चीज़ देखने में अच्छा लगना चाहिए, तो हमको जैसे तैसे मज़ा नहीं आता है थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हमको अब आदत है कि सारा कुछ यूज़ करें, देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। डायरेक्टली हम चाहे तो यहाँ बना सकते हैं फॉर्म, लेकिन वो फिर बेकार लगने लगता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और होगा, अभी बताएंगे कि क्लासेस वगैरह भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लासेस कैसे अप्लाई करते हैं बूटस्ट्रैप वगैरह का, वो आगे बताएंगे हम। क्लास इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा रो, क्लास इक्वल कॉलम LG6। हाँ, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे कंट्रोल बनाएंगे, तो कंट्रोल जो बनेगा ना, तो अगर उसको बूटस्ट्रैप कंट्रोल बनाना होता तो उसमें क्लास हम लोग लगाते हैं ना, तो वो सब अभी नहीं लगा पाएंगे। तो तुम्हारा जो कंट्रोल्स दिखेगा वो नॉर्मल HTML कंट्रोल जैसा दिखेगा, बूटस्ट्रैप कंट्रोल जैसा नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे क्या है, इस कॉलम के अंदर फॉर्म बनाना। तो अभी फॉर्म बनाने के लिए जनरली हम लोग क्या लिखते थे, फॉर्म ऐसे करके। अब आपको क्या करना है, @ यूजिंग, और यहाँ पे HTML, क्योंकि @ पहले लगा हुआ है, दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा, HTML डॉट बिगिन फॉर्म। और ये बिगिन फॉर्म जो है एक मेथड है। अभी देखो ये ओवरलोडेड है। ओवरलोडेड कैसे है, इसका 12 बार ओवरलोड किया गया, ध्यान से देखो, अलग अलग पैरामीटर के साथ में। यहां पे देखो बताता है क्या क्या पैरामीटर ले सकता है, एक्सटेंशन इसको। फिलहाल अभी तुमको क्या क्या देना, हम लोग जो बेसिक में देते हैं, तो बेसिक में 2-3 चीज देते हैं। पहला, यहां पे देखो क्या है, एक्शन मेथड नेम, कि अगर इस फॉर्म पे क्लिक करेगा किसको कॉल करेगा। सपोज ये करेगा शो डेटा को कॉल करेगा। कौन से कंट्रोलर से करेगा भैया, ये करेगा तुम्हारा कंट्रोलर, तो कंट्रोलर होगा होम का। और तीसरा हम मेथड दे सकते हैं, कौन सा मेथड होगा, ये मेथड होगा हमारा पोस्ट। और ये स्टार्ट किए, बंद किए। अगर इतना रन कराते हैं, चलो रन करा के देखते क्या होता है। यहां तो नीचे फॉर्म में कुछ आने लगे, कंट्रोल तो बनाए, लेकिन अभी हम लोग चलते हैं व्यू कोड के अंदर, अभी उस पेज सोर्स के अंदर। और हाँ, यहां देखो कॉलम LG6 है, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ, फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू दिख रहा है, मेथड क्या दिख रहा है, यहां देखो फॉर्म टैग जनरेट हुआ, जिसमें कंट्रोलर का नाम, ये सब सारा कुछ बता रहा है। लेंथ इक्वल्स टू 4 बता रहा है, क्योंकि अभी ये बता रहा तुम्हारा कि ये जो भी डेटा इसमें जा रहा है उसका लेंथ क्या है, क्योंकि यहां से देखो कुछ कोड वगैरह भी जाता है, दिख रहा है, ये कुछ कोड वगैरह भी जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं वो फॉर्जरी वाला, एक एग्जैक्ट हमको टर्म याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, एंटी फॉर्जरी कोड है, तो वो जा रहा है, उसका साइज वगैरह बता रहा है। बाकी यहाँ देखो मेथड पोस्ट बता रहा है। ये अपने आप देखो एक इनपुट टैग बन गया, जिसमें एंटी फॉर्जरी टैग भी जनरेट हो गया, और साथ ही साथ तुम्हारा क्या हो गया, फॉर्म टैग भी आ गया। ये तो कोड हम लोग कहीं नहीं लिखे थे, फॉर्म टैग। इन फॉर्म टैग कौन जनरेट किया, @begin फॉर्म किया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको लेबल वगैरह बनाना है। इफ क्लास इक्वल्स टू MB2, इसके अंदर लेबल और टेक्स्ट बॉक्स बनाना। तो लेबल बनाने के लिए कौन सा हमारे पास होता है,
लेबल बनाने के लिए एचटीएमएल लेबल होता है। क्या होता है? एचटीएमएल लेबल, जो फिलहाल जनरली दो पैरामीटर हम लोग देते हैं, एक उस लेबल का नाम, क्योंकि एक हर कंट्रोल का अपना एक नाम होता है, और एक उसका वैल्यू, दो चीज। तो जो नाम देंगे वो यहां पे फॉर में आ जाएगा, ठीक है, और जो वैल्यू देंगे वो यहां पे आ जाएगा, जो कि यूजर को दिखेगा। चलो बनाते हैं। हाँ, यहां पे नहीं जरूरत पड़ेगा, लेकिन जब तुम वहां पे तुम डेटा को रिसीव करोगे ना, जहां पे, वहां पे तुमको एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। यहां पे नहीं, यहां पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, नहीं लिखना पड़ेगा, वो जनरेट कर दिया ऑलरेडी। ये बिगिन फॉर्म ही तुम्हारा काम कर दिया, वो बिगिन फॉर्म ही तुम्हारा काम कर दिया, क्योंकि वहां देखो ना जनरेट हो चुका है ना। हम फिर दोबारा क्यों जनरेट कराएंगे एडिशनल लिख के? जब हम लोग एचटीएमएल कोड लिखते हैं ना, तब वहां पे अगर खुद से जनरेट कराना तब हम करेंगे। ये तो खुद से एट द बिगिन फॉर्म ही कर दिया तुम्हारा। हो सकता है कि तुम फॉर्म नॉर्मल बना रहे हो, ऐसा हो सकता है ना कि हम फॉर्म नॉर्मल बनाते और उसके अंदर कंट्रोल सारा बनाते हेल्पर से, तब तुमको एंटी फॉर्जरी वाला वो करना पड़ता तुमको। लेकिन यहां पे बिगिन फॉर्म का वो डिफॉल्ट बिहेवियर है कि वो अपना काम आधा खुद ब खुद कर लेता है। अब यहां लेबल बनाना है, तो लेबल बनाने के लिए क्या करेंगे? एट द रेट HTML डॉट लेबल। यहां पे पहले देना होगा लेबल का नेम, तो मान लो कुछ भी दे सकते हैं, जो फोर में आएगा, LBL नेम दे दिए। और दूसरा जो उसके अंदर टेक्स्ट दिखेगा, तो यहां पर हम लोग चाहते हैं कि नेम दिखेगा, ये हो गया। लेकिन यहां पे हम पहले बोले कि अभी हम लोग एट्रीब्यूट वगैरह नहीं लगा रहे हैं, इसलिए क्या होगा, एक ही लाइन में आ जाएगा, अभी दिखाते हैं। फिर हम इसके सामने टेक्स्ट बॉक्स लगाना चाहते हैं, HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स। कर लिए HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स में भी फिर तुमको ही है, एक देना पड़ता है नेम और दूसरा वैल्यू। अगर तुम वैल्यू नहीं देना चाहते हो, हम नहीं चाहते कि उसमें पहले से वैल्यू आए, तो हम लोग यहां सीधा सीधी क्या करेंगे, यहां पे सीधा सीधी नेम दे देंगे, TXT नेम, बस। हाँ, एट द रेट करके न्यू करके लगा सकते हैं, वो आगे बताएंगे, हम कर सकते हैं। वो सब चीज़ का जैसे जैसे टाइम आएगा, अभी हम लोग बेसिक चीज़ पहले HTML हेल्पर समझ लेते हैं, बाद में हम लोग फॉर्मेट करने देखेंगे कैसे फॉर्मेट। ये आया फॉर्म, लेकिन ये देखो तुम्हारा इसमें नहीं आ रहा है, जो नॉर्मल तुम्हारा क्या बोलते हैं, बूटस्ट्रैप कंट्रोल नहीं है, क्योंकि बूटस्ट्रैप का यहाँ पे क्लास हम लोग नहीं लगाए हैं। अब आगे फिर से एक डिव ले लेते हैं, उसके बाद नेम के बाद हम लोग ले लेते हैं LBL F नेम, यहां पे भी फादर्स नेम, और यहां पे कर देता TXT F नेम। देखो अभी लेबल टेक्स्ट बॉक्स बनाए, अभी देखो डिस अरेंज नहीं दिख रहा है, अरेंज इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हम लोग कोई भी क्लासेस वगैरह यूज किए नहीं है। अब हमको करना है यहाँ पासवर्ड फील्ड, क्या बनाना है, पासवर्ड फील्ड। तो पासवर्ड फील्ड बनाने के लिए क्या होता है, देखो बिगिन फॉर्म देख लिए, टेक्स्ट बॉक्स देख लिए, लेबल देख लिए। पासवर्ड फील्ड बनाने के लिए आगे कहीं पे होगा, पासवर्ड फील्ड के लिए नहीं देखे, तो छूट गया, हम इसमें डाल देंगे, इसीलिए भेजते नहीं है, कहीं होता तो कभी कोई छूट जाता है। पासवर्ड के लिए भी वही है, पासवर्ड। हाँ छूट दिखा था क्या तुमको? नहीं है, नहीं है, वो पासवर्ड तुमको यहां दिखा होगा डेटा टाइप पे, वो एडिटर के अंदर वो दूसरा कुछ है, वो दूसरा कुछ है। ठीक है, हम डाल देंगे, इसके अंदर छूटा हुआ है। हाँ, अगला देते हैं हम लोग LBL पासवर्ड। पासवर्ड में, अच्छा यहाँ पे
टेक्स्ट बॉक्स रह गया, आप पासवर्ड देना हो, आया। फिर देना चाहते हैं रीटाइप पासवर्ड, और इसका व्यू कोड देखोगे, देखो सारा फॉर्म जनरेट हुआ है ना, लेबल, और यहां देखो जो हम लोग वहां नाम दिए वो आईडी में भी आया, नेम में भी आया है, आईडी में भी आया और नेम में भी आया। देखो टाइप इक्वल्स टू, इसमें पासवर्ड आ गया पासवर्ड बॉक्स में। उसी तरह से जेंडर, जेंडर के लिए क्या करना होगा, ड्रॉप डाउन बनाना होगा। ड्रॉप डाउन के लिए क्या होता है, @ यहां पे क्या है, ड्रॉप डाउन, और यहां पे तुमको सेलेक्ट लिस्ट, अगर तुम उसमें वैल्यू देना चाहते हो तो यहां C# में एक सेलेक्ट लिस्ट होता है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उसका ऑब्जेक्ट बना के और उसके अंदर एरे के फॉर्म में सारा डेटा देना होगा। चलो देख लेते हैं ड्रॉप डाउन में कैसे होगा। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए LBL जेंडर, या LBL हम लोग कर देते हैं, यहां पे जेंडर छोड़ दो, ड्रॉप डाउन में डालते हैं सिटी, और यहां पे आपको बनाना होगा डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे पहले तुमको ड्रॉप डाउन लिस्ट का नेम देना पड़ेगा, किस नाम से बनाना चाहते हो, हम लोग सिटी के नाम से बनाना चाहते हैं, और उसके बाद इसका वैल्यू देना पड़ता है। तो यहां पे क्या देना होगा, न्यू सेलेक्ट लिस्ट। जभी भी हम लोग इसमें पास करते हैं डेटा, सेलेक्ट लिस्ट के फॉर्म में देता है। आगे भी अगर डेटाबेस से भी ला के तुमको ड्रॉप डाउन में डालना होगा तो यहां पे तुमको सेलेक्ट लिस्ट का ही ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। फिर न्यू, न्यू क्या बनेगा, एरे। अब एरे का एलिमेंट्स क्या क्या होगा, जो जो एलिमेंट्स तुम देना चाहते हो वो दे दो। हाँ, जैसे सिटी का नाम हम लोग दे रहे हैं, दिल्ली दे देते हैं, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, सेलेक्ट लिस्ट और सिलेक्ट लिस्ट आइटम, आइटम। आइटम देखो, सेलेक्ट लिस्ट हो गया कंप्लीट कलेक्शन, और उसके अंदर ये जो वैल्यूज स्टोर हो रहा है ना, ये भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। ये जितना भी वैल्यूज होगा वो सेलेक्ट लिस्ट आइटम होगा। सेलेक्ट लिस्ट एक कंप्लीट कंटेनर हो गया जिसके अंदर बहुत सारा आइटम्स स्टोर होता है। ये जितना भी है वो आइटम के फॉर्म में स्टोर होगा, सेलेक्ट लिस्ट आइटम। ये एक तरह का कलेक्शन हुआ, कलेक्शन के अंदर क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट बन के स्टोर होगा। ये हो गया हमारा इधर। चलो इतना ही रहने देते हैं, अब देखते हैं। देखो आ गया। इसी तरह से तुम रेडियो बटन बना सकते हो, चेकबॉक्स बना सकते हो। चलो रेडियो बटन कैसे बनाते देख लेते हैं। रेडियो बटन के लिए क्या होता है, रेडियो बटन ही होता है। ये नोट्स में हम सारा डाल दिए हैं। रेडियो बटन के अंदर हम लोग जेंडर दे देते हैं। अब रेडियो बटन में क्या क्या पैरामीटर ले रहा है, तो पहले तो ले रहा है तुम्हारा क्या, नेम, और दूसरा उसका वैल्यू, और तीसरा उसका टेक्स्ट। नेम तो उसका जेंडर ही रहेगा, वैल्यू क्या रहेगा, मेल, और उसके सामने कौन सा टेक्स्ट रहेगा, मेल। और एक बना देंगे किसका, फीमेल का, लेकिन नेम सबका सेम रखेंगे। बताया था ना रेडियो बटन में नेम क्या रहता है, सेम रहता है। नेम सेम रखने से क्या होता है कि तुम्हारा
2 या 3 जितना भी है उसमें से कोई एक ही सेलेक्ट होगा, एक सेलेक्ट करेंगे तो बाकी क्या हो जाएगा, डिसेलेक्ट हो जाएगा। देखो तीनों में से कोई एक ही सेलेक्ट हो रहा है। विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में जो फ्रेम बनाते हो, मतलब तुम क्या ग्रुप करना चाहते हो उसको, तो उसके लिए तुम इसको कंटेनर में डाल दो ना। जैसे मान लो कि ये है तो तुम यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पैडिंग डालो, देखो पैडिंग 3, फिर मान लो कि यहाँ पे तुम वो CSS और HTML से या फिर बूटस्ट्रैप से करना पड़ेगा, फिर बॉर्डर 2, बॉर्डर रेंजर, वो तुमको HTML CSS, देखो ऐसे बोल रहा हो ना। यहां पे तुम्हारा वो विंडो फॉर्म वाला सिस्टम नहीं चलेगा। यहां पे या तो तुम HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप जो तुम्हारा डिजाइनिंग टूल्स है ना उसका यूज करना पड़ेगा। हाँ डिप के अंदर ही लगा, डिप तुम्हारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ही सारा कुछ है, तुम उसको घेर दो, पैडिंग वैडिंग दे के बॉर्डर ऑर्डर लगा दो, हो गया उस तरह से। देखो विंडो एप्लीकेशन कंप्लीट अलग चीज होता है और ये कंप्लीट अलग चीज होता है, तो तुमको उस तरह से कर सकते हो लेकिन एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं कर सकते हो। यहां जो चीज हो सकता है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम वहां नहीं हो सकता है, वहां जो चीज होता है एग्जैक्टली सेम टू सेम, लेकिन तुम थोड़ा बहुत रेफरेंस लेके अपना दिमाग लगा के लॉजिक लगा के थोड़ा बहुत कर सकते हो। जेंडर हो गया, चलो चेकबॉक्स भी बना ही लेते, उसको क्यों छोड़े। हॉबीज, हॉबीज नेम हो जाएगा हॉबीज, टेक्स्ट। हॉबीज में बनाते क्या, चेकबॉक्स। तो चेकबॉक्स में क्या होता है, जनरली नेम हम लोग का अलग अलग होता है, चेकबॉक्स में नेम क्या होता है, अलग अलग, क्योंकि वहां पे आप मल्टीपल आइटम को सेलेक्ट कर सकते थे। एस्टिमल चेकबॉक्स, उसका नाम जो भी देना है और एक ट्रू देना पड़ता है। ट्रू मतलब कौन सा चेक रहेगा, कौन सा चेक, जिसमें ट्रू नहीं देंगे वो अनचेक्ड रहेगा, जिसमें कोई तो एक चेक रहेगा ना अपने आप डिफॉल्ट। चलो देख लेते हैं। हाँ फॉल्स कर दोगे तो डिससेलेक्टेड, यहाँ चेकबॉक्स, एक का नाम दे देते हैं क्रिकेट, क्रिकेट बाय डिफॉल्ट टिक आएगा और यहां सामने लिखा रहेगा क्रिकेट। बाकी कॉपी पेस्ट करते हैं इसको, म्यूजिक डाल दो, कॉमन है सब, म्यूजिक, गेम, ये सब फॉल्स हो जाए। लेकिन इसमें सब कुछ है, एक चीज नहीं है, बटन। तो बटन आपको मैनुअल बनाना पड़ेगा, या फिर हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि हम लोग बटन के लिए अपना बना सकते हैं। और बाकी चीज देख लो, एक दो है, जैसे यहां पे तुमको अगर हाइपर लिंक बनाना है तो एक्शन लिंक, ठीक है। अगर तुमको हिडन फॉर्म फील्ड बनाना है तो हिडन, तो सबके लिए होता है। लिस्ट बॉक्स बनाना तो लिस्ट बॉक्स। बाकी डिस्प्ले वगैरह हम लोग अगले क्लास देखेंगे, डिस्प्ले जो है वो तुम्हारा अलग में आता है। डिस्प्ले और एडिटर ये मेरा आता है टेम्पलेटेड में।
पूरा फॉर्म बन के मेरा तैयार। और इसमें देखो टिक किया हुआ कौन आ रहा है, क्रिकेट, क्योंकि उसमें ट्रू दिया हुआ है। इस तरह से जो मेरा बेसिक है, अब इसमें जो डेटा जाएगा ये ध्यान देना, ये इसको स्टैंडर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये किसी भी मॉडल से बाइंडेड नहीं है। बात समझ में आ रहा है, ये किसी मॉडल से बाइंडेड नहीं है। इससे जो डेटा जाएगा उसको रिसीव करने के लिए या तो आप पैरामीटर वाला सिस्टम यूज करिएगा कंट्रोलर के अंदर, या तो आप रिक्वेस्ट वाला सिस्टम यूज करिएगा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट वाला, या तो आप फॉर्म कलेक्शन वाला यूज करिए, क्योंकि जो तुम्हारा स्टैंडर्ड होता है वो मॉडल से बाइंडेड नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोग देखो फॉर्म बना लिए, जिसमें फॉर्म बनाने के लिए जो जनरली HTML का जो इनपुट टैग वगैरह यूज करते हैं वो हम लोग यूज ना करके यहां पे स्टैंडर्ड HTML हेल्पर हम लोग यूज, एक दो और है बना ही लेते हैं, एक्शन लिंक। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म के बाहर बनाना चाहते हैं, क्योंकि लिंक जो हम बैक का लिंक बनाना चाहते हैं, यहां पे हम लोग डाल देते हैं div क्लास इक्वल्स टू मार्जिन टॉप, ऊपर हम दे रहे हैं मार्जिन, और यहां पे देते हैं @HTML डॉट एक्शन लिंक। एक्शन लिंक क्या लेता है, पैरामीटर। एक्शन लिंक तुम्हारा पैरामीटर लेगा, वही कंट्रोलर का नाम और ये सब चीज। एक्सटेंशन क्या है देखो, एक लेगा लिंक का टेक्स्ट, एक्शन नेम और आउट वैल्यू। यहां पे हम लोग बैक कहाँ जाएगा, बैक तो होम पेज तो है ही है, तो होम पेज में हम लोग है ही। चलो एक तो बना देते हैं सिर्फ समझने के लिए। तो लिंक का टेक्स्ट क्या रहेगा, बैक, और ये किसको कॉल कराएगा, बैक एक्शन को। चलो ऐसे ही बना दिए सिर्फ समझने के। बन गया लिंक। लिंक भी बना सकते हैं, तुमको अगर कोई हिडन फील्ड बनाना तो हिडन फील्ड भी बना सकते हो, नोट्स में सारा दिया हुआ है। आज हम लोग का इतना ही रहेगा, जहां पर हम लोग स्टैंडर्ड हेल्पर क्लास देख लिए। अगले क्लास हम लोग देखेंगे टेम्पलेटेड हेल्पर क्लास, तो सेकंड वाला है। और टेम्पलेटेड जो होता है वो मॉडल से बाउंडेड रहता है, या उसको स्ट्रांगली टाइप भी बोलते हैं, टेम्पलेटेड या, हाँ वो बताएंगे आगे। एक टेम्पलेटेड भी होता है, इसमें छूट गया है यहाँ पे, एक टेम्पलेटेड होता है और एक स्ट्रांगली टाइप्ड होता है। सब में बूटस्ट्रैप लग जाएगा, बताएंगे आगे। एट्रीब्यूट लगाने जब बताएंगे सब में बूटस्ट्रैप लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, वो हम बताएंगे। एक और एडिशनल इसमें पैरामीटर पास करना पड़ता है, नहीं होगा तो हम अगले क्लास में बता देंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं कल फिर हम लोग फ्राइडे को। ठीक है, हाँ कल क्लास होगा, फ्राइडे है ना, कल क्लास होगा। ओके चलो बाय।